अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज के दिन यानी 14 अगस्त के दिन पूरा पाकिस्तान आज 14 अगस्त मना रहा है, पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं, उसी रिवायती जोश व जज्बे और जोश व खरोश के साथ जो हम हर दफ़ा देखते हैं। लेकिन क्या हम हर दफ़ा नहीं देखते? जो इस दफ़ा हमें देखने को मिल रहा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो है इकनॉमिक अनसर्टेनिटी। मैंने कम अज़ कम जितनी मेरी सहाफ़ती दौर है उसमें मैंने ये वाले हालात अब तक नहीं देखे थे कि इन हालात में जो भी हम पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी खुशियों से हमारी खुशियाँ हैं, हमारी बका इसकी बका है। तो हम ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा चैलेंजेस पे भी बात कर लेंगे, हालात पे भी बात कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस पर भी बात कर लें जो लोग इसमें शामिल हैं आज के प्रोग्राम में और एडवाइस अपनी देना चाहें। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खर आलम साहब इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। थैंक यू वेरी मच फ़खर आलम आपके टाइम का। समर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। उवैस मंगलवाला भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। फ़खर आलम साहब, अगर आप लोग की इजाज़त हो दूर बैठे वालों को जरा मौका ज़्यादा मिल जाना चाहिए। फ़खर भाई तो पहले पता ही नहीं होता कहाँ बैठे हुए हैं, कभी कराची, कभी दुबई, कभी किसी और मुल्क। हाँ, तो करीब उनको पहले चेक करना पड़ता है कि वो है कहाँ पर। तो फ़खर आलम साहब ये तो पता है कि आप कराची में हैं, लेकिन जरा मुझे बताएगा कि आपने 14 अगस्त सेलिब्रेट की उसी रिवायती जोशो जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ, या कोई फ़र्क था? देखिए, मेरे अंदर जो जज्बा था वो तो वही है रहा है हमेशा से, आपको पता है। और नादिया, ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं 14 अगस्त के हवाले से आपके साथ इस तरह आपके प्रोग्राम पे मौजूद हूँ। तो ये मेरे अंदर तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो चीज़ थी जो अभी आपने अपने इंट्रो में भी बोल दी, एक कोई मिसिंग एलिमेंट है ज़रूर इस दफ़ा। थोड़ा सा यूँ लगता है कि लोग जो हैं वो या तो मायूस हैं या नाउम्मीद हैं या थोड़े से दुखी हैं या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, ये जो भी मामला चल रहे हैं उसकी वजह से। और उसकी वजह से वाज़े तौर पे एक थोड़ा सा रवैया मुझे फ़र्क ज़रूर नज़र आया है वाज़े तौर पे। लेकिन ये है कि देखें, 75वीं सालगिरह है, बड़ी सालगिरह है, गोल्डन जुबली है, इसको सही तरीके से मनाना हम सब पे लाजिम है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। मैं समर अब्बास साहब इसी तरह के आप अग्री करते हैं फ़खर आलम साहब की इस बात से कि शायद लोगों में इस दफ़ा मायूसी ज़्यादा है, तो ये मायूसी से निकलना तो है, मायूसी लग रही है आपको लोगों में, आवाम में इस दफ़ा? देखिए नादिया, पहली चीज़ तो ये है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां हमने 47 से में अपना सफ़र शुरू किया था पॉलिटिकली। उस वक्त भी जो पहले 10 साल थे पाकिस्तान के ना, वो इसी तरह के हालात थे जो आजकल हम देख रहे हैं। तो उस वक्त भी सियासी लड़ाई इतनी ज़्यादा थी, सियासी तकसीम इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना सियासी तौर पर, सियासी मुफादात की लड़ाई उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि एक प्राइम मिनिस्टर भी उसमें लियाकत अली खान साहब अपनी जान से चले गए। हालात इतने ख़राब थे, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी। तो आज हम 75 साल बाद भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ हमने सफ़र अपना शुरू किया था 75 साल पहले। तो हमने क्या सीखा, हमने कहाँ हमारी डेमोक्रेसी ने इवॉल्व किया? तो उसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी ने बिल्कुल इवॉल्व नहीं किया। आज भी आप देखें तो जब हम मना रहे हैं 75वां ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली हम मना रहे हैं, तो इस तरह के मौके पर अमूमन जो होता है, जो आप मिसिंग एलिमेंट की बात कर रही हैं, आप भी करें, फ़खर आलम साहब भी कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग ये चीज़ है कि इस तरह के मौके पर हमेशा से पूरी कौम जो है वो सारी इकट्ठी नज़र आती है, हमें एक यूनिटी नज़र आती है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो इस दफ़ा मिसिंग है क्योंकि तकसीम इतनी ज़्यादा है, सियासी बुनियादों पर तकसीम है बाय द वे, और इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यानी कि पहले तो ये होता था ना कि यार सब पाकिस्तानी मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब तो कैंप से कि यार तुम नून लीग के हो, तुम PTI के हो, तुम फलां के हो, लोग एक दूसरे के साथ अब ये मयार बन गया एक दूसरे को जज करने का कि तुम किस पार्टी के साथ हो, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सियासत होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अपने नज़रियात को आप ज़रूर प्रोपोगेट करें, लेकिन इतनी इंतहा पे नहीं ले जाना चाहिए चीज़ों को कि आज हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं लेकिन कौम डिवाइडेड है, मुल्क आपका मुत्तहिद नहीं है, आपकी कौम मुत्तहिद नहीं है। तो ये चीज़ मिसिंग मुझे नजर आ रही है। अच्छा, डू यू एग्री ओवैस कि कौम डिवाइडेड है? दूसरी बात जो बात हो रही है कि मायूसी है, क्या ये मायूसी इसलिए है कि हमें पिछले 5 साल में 10 साल में एक तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए, तब्दीली, नया पाकिस्तान। हम 75 साल बाद भी अगर आज यहाँ पे खड़े हैं तो हम कह रहे हैं ना तो वो नया पाकिस्तान है, वही पुराना पाकिस्तान है। नए हुकूमत के जो अभी जो रिसेंट हुकूमत वो कहते हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान और बड़े फख्र से कहते हैं, और कोई तब्दीली नहीं। ये वजह है इस डिवीजन की और इस मायूसी की।
देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिवीजन होता है वो क्यों होता है, उसकी कोई वजह होगी। ऐसा तो नहीं होता कि बस ऐसे ही अचानक से कौम उठी एक दिन और उसने सोचा कि भाई आज जो है वो हम डिवाइडेड हो जाएंगे और आज हम एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे। ऐसा नहीं होता, उसका कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई रूट कॉज होता है और डिवीजन हमेशा किसी न किसी वजह से होती है और वो किसी रुख की तरफ जा रही होती है। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था, उनका एक शेर है जिससे अगर हम इस बात की तरफ आगाज़ करें कि हमें करना क्या है इस डिवीज़न के हवाले से लेकर, उन्होंने कहा था कि जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। जुनून की याद, वो जुनून था जब पाकिस्तान बन रहा था, एक जुनून था सबके अंदर, एक दिल में एक जज्बा था। हम सब चाहते थे कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाए और हम सब अब भी यही चाहते हैं, पूरी कौम यही चाहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, वो यही चाहते हैं। जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है, सलीबुदार सजाओ कि जश्न का दिन है। क्योंकि फैज़ साहब थे तो सलीबुदार की भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा तमीज़े रहबरो रहजन ना करो आज के दिन, तमीज़े रहबरो रहजन ना करो आज के दिन, हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है। तो हमें करना तो यही है कि हर एक से हाथ मिलाना है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी कौम डिवाइडेड है तो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मंशा हर इंसान के जहन में है और हर इंसान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मक्तफ़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो चाहता यह है कि हम सही डायरेक्शन में जाएं। उसे नहीं लग रहा कि हम सही डायरेक्शन में हैं तो वो डिवाइडेड है, इसीलिए वो आपसे मुखालिफत करेगा, मेरी जो है वो बात शायद ना माने। लेकिन पॉजिटिविटी हर एक के अंदर है। वो डिवीज़न जो है वो इसलिए है कि हम सब अपने अपने तौर पर बेहतरी चाहते हैं वतन की। तो इसीलिए मतलब मैं इस डिवीज़न से मायूसी को कनेक्ट नहीं करता हूँ, मैं इस डिवीजन से पॉजिटिविटी को कनेक्ट मयार जो है ना वो भी देखना होगा कि बेहतरी का मयार है क्या, आप किस चीज के मयार पे तोड़ रहे हैं कि ये बेहतरी है। हर एक का अपना मयार कह रहा है जी मेरा जो रास्ता है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है, दूसरा कहता है मेरा सबसे बेहतरीन रास्ता है। और ये शायद तारीख में हमेशा रहा है। हाँ, तो हमेशा ही रहा है। वो बहुत ज्यादा हो गया ना, अब घरों के अंदर ये तकसीम बढ़ गई। अब घरों के अंदर भी आपने देखा कि इतनी ज्यादा वो पोलराइजेशन हो गई है कि बाप बेटे से भाई दूसरे भाई से जरा एक कमरे से दूसरे कमरे के सेल फोन के मैसेज और व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। मसाइल अपनी जगह हैं, प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, नाउमीदी भी होगा, डिवीजन भी होगा, लेकिन उसके बावजूद हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और ये जो पॉजिटिविटी है, और हमने इस पॉजिटिविटी को बड़ा सेलिब्रेट किया है। हमने अपने ज़माने में जब स्कूल्स में हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है, वो जो जज्बा होता था, वो जो खुशी होती थी, वो एक अलग ही होती थी। अगर आज उस बच्चे उससे महरूम कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं तो वो हमने दोबारा से इंटैक्ट करनी है, वो नई नस्ल में ट्रांसफ़र करनी है और बताना है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ। क्या आज हम अपनी नई नस्ल में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बाद हम जब पहले हमने ब्रेक लिया था तो इस बात से हमने बात का आगाज़ करना था कि वो जो हमारा टाइम था, मतलब मेरा टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ था, इन लोगों के टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बट स्टिल हम 14 अगस्त की एक प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती थी, वो खुशियाँ होती थी, वो तारीखें बताई जाती थी। पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, कोई प्लेट में रख के पाकिस्तान नहीं दिया गया। तो फ़खर आलम, मैं आपसे अगर ये बात आती हूँ आपकी तरफ भी, लेकिन ज़रा समर अब्बास आपसे इस हवाले से बात कर लूँ कि क्या हम ये तमाम चीज़ें जो हमारा फ़र्ज़ है लेकिन वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी आने वाली क्या नई नस्ल जो हमारी है? आप आज निकल के भाई 4 नौजवानों से पूछ लें जो आजकल की जो हमारी एजुकेशन है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि पीछे क्या हुआ, कैसे ये मुल्क मिला हमें। उससे तो आजकल नौजवान जो है वो सोशल मीडिया को देख रहा है और टीवी शोज़ वगैरह थोड़े बहुत देख लिए, तो इसी पे उसको सारा उसने अपने सोच सारी इसी पे बना ली है कि पाकिस्तान का नक्शा उसने खींच लिया कि क्या ये बना कैसे है। वो आज भी कहता जी हमें आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए, वो नारे इस तरह के लगा रहा है। उसे ये नहीं पता कि आज़ादी जो थी वो हमें मिल गई थी 1947 में। उसके बाद हमने उसे संभालना था। वो जो हकीकी आज़ादी की बातें जड़ी, कोई हकीकी आज़ादी नहीं है। ये मुल्क आज़ाद मुल्क है। आज़ादी की अगर आप बात करते हैं, ज़्यादा दोबारा आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आप कश्मीरियों से पूछें आज़ादी क्या होती है, आप यूक्रेन के लोगों से पूछें वहाँ पर जो हो रहा है, आप फ़लस्तीनियों से पूछें आज़ादी क्या होती है। यहाँ तो हम वैसे ही बैठ के आज़ादी कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था कि सिस्टम हम नहीं बना सके 75 ईयर्स में, यहाँ पे डेमोक्रेसी को इवॉल्व करना चाहिए था। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं कर पाई, इंटरवेंशंस बार बार होती रही, वट एवर जो भी होता रहा, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई भी वो भी कोई टिक के अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे 3.5 साल बाद बजाय इसके हमें करना 3.5 साल बाद जाके 3-3.5 साल बाद जाके या 2.5 साल बाद जाके, बजाय इसके कि वो पूरे 5 साल हुकूमत करके 5 साल अपनी कारकर्दगी के लिए जवाबदेह हो, वो 2.5-3-3.5 साल बाद जाके हुकूमत से निकल जाता है
और फिर वो दोबारा से शहीद भी बन जाता है, मजलूम भी बन जाता है, हालांकि उसको जवाबदेह होना चाहिए अपनी पिछली 3.5 साल की कारकर्दगी के लिए, उस पर कोई बात नहीं होती, ये हटा दिया गया, वो सारा इशू बन जाता है। अगर यहाँ पे वज़राए आज़म को, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उनके टेन्योर अगर पूरे करने दिए जाएं, स्मूथ ट्रांजिशंस अगर हों तो मुल्क की कोई डायरेक्शन बने। ये जो इश्यूज हम आज बात कर रहे हैं, मईशत नीचे चली गई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, पॉलिसीज का तसलसल नहीं है यहाँ पे ना, एक 1.5 साल पॉलिसी बनती है, 3.5 साल बनती है। ठीक है, ये तो हम इस वक्त करंट उसकी बात कर रहे हैं। मैं फिर थोड़ा सा वापस जाती हूँ वेस्ट बंगाल वाला। मैं सवाल ये कर रही हूँ, जिससे सर ने कहा कि हमारे आजकल की नई नस्ल को तो पता ही नहीं है, वो सोचती थी पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। पूछ ले निकल के, आप रोड पे पूछ ले कि किसने बनाया पाकिस्तान, कैसे बना, किसी को बिल्कुल पता नहीं होना। ये क्यों हम तारीख से इतने गाफिल क्यों? हम आने वाली नस्लों को कुर्बानियां जो हमने जो कीमत अदा की हमारे बुजुर्गों ने, वो क्यों नहीं बता पाते? दो चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो उसके बाद तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो माजी था वो क्या था, हमने क्या जो है वो सऊबतें बर्दाश्त की थी, क्या मुश्किलात बर्दाश्त की थी, कैसे कुर्बानी हासिल की थी। तो जब तक किताब से दोस्ती नहीं होगी उस वक्त तक हमारा मामला ये ख़राब ही रहेगा। नंबर 1 ये। लेकिन इस चीज़ को हम साइड पर रख देते हैं। जब किताब से आप हट जाते हैं तो आपके पास आता है आपका कन्वेंशनल जो मीडिया अभी चल रहा है। हमारा मीडिया इस चीज़ में कितना किरदार अदा कर रहा है कि जो भी उस टेलीविज़न स्क्रीन को रोज़ाना देख रहा है वो उससे कुछ सीखे कि हमने अपनी तारीख में क्या किया। क्या हम वो किरदार अदा कर रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं कर रहे। पीटीवी कर रहे हैं, अब पीटीवी कर रहे हैं लेकिन उसकी व्यूअरशिप देख लें, हम तो नहीं कर रहे ना। मतलब हम जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हमने क्या किया इस पूरे अगस्त के महीने में। हम देख लें जरा, थोड़ा सा मीडिया एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तानी मीडिया पर कितना ज़्यादा पाकिस्तान के बानियों को, वो जो लोग थे जो कायदे आज़म के साथी थे, उनको प्रमोट किया गया। क्या उनकी लाइफ पर कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं? हमारे माजी की बात करते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्रीज चला करती थी, अब नहीं चलती ना। मुझे प्राइवेट चैनल पर नहीं चलती। डॉक्यूमेंट्रीज अगस्त शुरू होता था तो डॉक्यूमेंट्री चलना शुरू हो जाया करती थी। तहरीक आज़ादी जो थी, पाकिस्तान कैसे बना, क्या हुआ, वो पूरी तहरीक पे डॉक्यूमेंट्रीज चला करती थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पे डॉक्यूमेंट्री चलती थी, ड्रामे बनते थे। अब कुछ भाई जब जिन्ना मूवी आई थी तो हम सब ने जाकर सिनेमा में वो देखी थी और बड़ा हमने उसको अप्रिशिएट भी किया था, बहुत कुछ सीखा था। तो जब मैंने अपने बच्चों के साथ वो फिल्म बैठकर देखी तो मैंने उन्हें बताया कि देखो ये चीज़ है। अब वो अगर किताब से नहीं सीख रहे तो उस मीडियम से सीख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पर दिखाने के लिए उनको कुछ नहीं है। अच्छा फखर आलिम साहब, आपके जहन में क्या वो अवामिल हो सकते हैं? क्योंकि शायद ये तो पता हो कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन कायद आज़म के साथ पूरी टीम थी, उसका तो शायद आजकल की नस्ल को इल्म ही नहीं होगा, शायद उनके नाम भी पता नहीं होंगे। क्या मिस कर रहे हैं हम? नादिया देखें, ये डिस्कनेक्ट वाज़ेह तौर पे मौजूद है। आप इतनी माजी की और हमारे मुल्क की तारीख की बात कर रही हैं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको ले आता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखें तो देखें कितनी डिसजॉइंटेड है आपके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। आपकी जो करंट हिस्ट्री है या जो चीज़ें आपके सामने शेप हो रही हैं, उसमें हमारे नौजवानों को, बहुत सारों को नहीं पता होता कि मुल्क में हो क्या रहा है या किस तरीके से हो रहा है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अभी हमारे ज़बरदस्त एथलीट हैं अरशद नदीम, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया आपके लिए जैवलिन में, ठीक है ना, और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब आप ज़रा वापस जाएं, ओलंपिक्स में वो नहीं मेडल हासिल कर सके थे। जब हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में उनके बारे में सुनना शुरू किया, हर मीडिया चैनल ने उनको दिखाना शुरू किया, हर तरफ उनकी कवरेज आना शुरू हुई। उसके बाद जब वो ओलंपिक्स ख़त्म हुए, वो बेचारे पाकिस्तान आए, उसके बाद कुछ दिन तक उनका बात होती थी, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए सीन से। कोई मीडिया पे कहीं पे उनसे बात नहीं, कोई खबर नहीं थी हमें। फिर अचानक कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने आकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो की, ये सब कुछ कर आके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया पाकिस्तान के लिए। और फिर वो एक जो है मामला चलना शुरू हुआ, उनकी बात शुरू हुई। मैंने उनके साथ एक तस्वीर मेरी थी, वो मैंने पोस्ट की अपने सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें आप ज़रा मेरे जाके देख लीजिए फेसबुक के पेज पे, नीचे लोगों के कमेंट्स में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। I mean, there are more than about 300-400 comments under there, जिसमें से एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल डोंट नो। मुझसे पूछ भी नीचे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि ये है कौन, हालांकि ऊपर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये है, इन्होंने पूरा अपनी जिद्दोजहद खुद की ना, इनका कोच था, जख्मी थे, फिर भी गए कॉमनवेल्थ गोल्ड्स में जो है गेम्स में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। देयर इज अ डिस्कनेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड एन इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी इम्पार्टेड टू द यंग जनरेशन और टू आवर पीपल, वो नहीं जा रही। अलबत्ता आपको और कोई चीज़, कोई खबर बतानी है, आप बता दें, उनको सब पता होगा कि किसने किसके साथ क्या साजिश की, कब कहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ पे खुफिया मुलाकात हुई, एक खुफिया दस्तावेज़ वहाँ से निकल आया, यहाँ से एक ये हो गई, वहाँ से एक चिंगारी जला दी गई, उसने उसकी फ़ोन कॉल नहीं लिया, एक खुफिया मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया कि यूँ होगा। सारी साजिशों का सबको पता है,
जो मुल्क की वो वाली खबरें हैं जो कि तारीख रकम करने के लिए आपको याद रहती हैं कि भाई किस वक्त पे क्या हुआ, एक अच्छी चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, उस चीज़ के बारे में हमें जो है वो एक डिसजॉइंटेड वो रहता है। तो आप फिर पीछे की तारीख में कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि किसी को पता हो कि कायदे आज़म के इर्द गिर्द एक पूरी टीम थी, तो उस टीम के कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने जिद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, तो वो एक मिसिंग लिंक तो है। और फिर भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की कि वो पीटीवी पे तो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं लेकिन उनकी व्यूअरशिप नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं उसको पैकेज किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप उसको उसी घिसे पिटे तरीके से पैकेज करेंगे जिस तरीके से अब लोग नहीं देखते टेलीविजन को या एंगेज नहीं होते, यू नीड एक्सट्रीमली एंगेजिंग कॉन्टेंट एंड सो फोर्थ। बट अगेन लुक, दिस आर ऑल, ये हम बड़ी बातें हैं, हर 14 अगस्त को हम इस तरह की बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जब हम बचपन में किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया करते थे वो भी जरा मैं अपने जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं उनसे पूछूंगी। और अफसोस इस बात का है कि वो चीज़ें आज मिसिंग हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। लेकिन उस सोल्यूशन से पहले मैं अगर समर अब्बास साहब आपसे पूछ लूँ कि जब आप अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस होती थी और क्या तरीक़ेकार होता था? जी बिल्कुल, आजकल जब बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें मिसिंग हैं, जो जोश व वलवला, जो खुशी और वो फेस्टिविटी होती थी ना, जब हम स्कूल जाते थे, अब तो बाजे ही बजते हैं सिर्फ 14 अगस्त को सिर्फ बाजा ही बजता है। वो वीडियो वाला जो बाजा, वो वीडियो एक बड़ी वायरल हुई थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने खड़े हो गए, सारे बाजा मार रहे थे। कायदे आज़म ने सोचा होगा मैंने इन लोगों के लिए ये मुल्क बनाया था, ये हरकतें क्या कर रहे हैं। बहरहाल होती थी तकरीबात, बड़ा जोश और जज्बा होता था स्कूल्स के अंदर, जो है ना टेबलोज हो रहे हैं, तराने हो रहे हैं, मिली नगमे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं, तकारीरी मुकाबले हो रहे हैं, तकारीर हो रही है, बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। अब तो छुट्टी होती है 14 अगस्त को ना, तो वो तकरीबात वगैरह पीछे चली गई। बहरहाल हमने काफ़ी बात की, आज के दिन हमें होप देनी है अपनी यूथ को, जो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ एसोसिएट करके बैठी हुई है। जब हम मुल्क की बात करते हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, शायद आगे भी नाजुक तरीन दौर से गुजरता रहे, तो उस यूथ को अपना मुस्तकबिल जो है उसके लिए तरह परेशानी लग जाती है कि भाई हमारा क्या बनेगा, हमने इस मुल्क में जीना है, इसमें अपना कैरियर बनाना, आगे बढ़ना है। तो दो तीन बड़ी पॉजिटिव चीज़ें, एक तो ये है कि एक तो जो यानी कि सिल्वर लाइनिंग अगर हम देखें तो जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, क्राइसिस आता है, तो ये कौम यकजा हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो मौक़े हैं, यूथ बल्ज, 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है, बहुत बड़ा ऐसा टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए किसी न किसी जगह पे। सबसे जो अहम चीज़ है कि पुराने दौर में ना 2-3 ही प्रोफेशन हुआ करते थे, अब बहुत आगे हैं, IT है, आपकी ई-कॉमर्स है, बहुत से शोबा जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा ज़रा उसमें चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में नौजवानों को बताएं कि वो इन पैसा कमाने की तरफ जाएँ, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाएँ, पैसा मुल्क के अंदर लेकर आएँ, डॉलर्स लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर। फिर हमारे यहाँ टूरिज़्म का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर मौसम, जो खान साहब कहते हैं 12 मौसम है, 12 मौसम हैं, वैसे तो 4 मौसम होते हैं, लेकिन 12 इन द सेंस के गर्मी, कम गर्मी, ज़्यादा गर्मी, सर्दी, कम सर्दी, ज़्यादा सर्दी, बहार, ख़ज़ां, वो मिला के 12 बन जाते हैं। हर तरह का यहाँ पे आपको मिलता है, क्लाइमेट है। फिर आप ज़मीन देखें, आप तो हमारे आप मोहल्ले को ओवरऑल देखें, जोग्राफियाई हमारी वो तो है ही है सारी। फिर आप देखें सहरा भी है, समुंदर भी हैं, दरिया भी हैं, सब्ज़ शादाब खेत, पहाड़, ग्लेशियर, हर चीज़ है इस मुल्क के अंदर, जो नए में नहीं, सब कुछ है इस मुल्क के अंदर। इतनी अच्छी सिर्फ बात हमने इन चीज़ों को ज़रा ठीक करना है, ज़रा ठीक करना है ज़रा। पिछले 2-4 दिन से मैं अब फील कर रही हूँ इंटरनली, करें तो कर सकते हैं, ये हमें करनी है, पॉजिटिविटी को हमने फैलाना है। थोड़ा आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए। ये बहुत सारी नेगेटिव बातें हमने की, लेकिन हमने ये भी देखा कि हम हमेशा नाजुक दौर से गुजरते रहे, लेकिन उसी नाजुक दौर में हमने क्या क्या हीरे प्रोड्यूस किए। अभी जिस अरशद नदीम की हम बात कर रहे थे वो इसी नाजुक दौर से निकला है। उसके साथ हमने जो कॉमनवेल्थ में ओवरऑल जो 8 मेडल्स हासिल किए वो इसी नाजुक दौर से निकले हैं। उन्होंने किसी से कोई वो नहीं मदद मांगी कि जी गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम कुछ नहीं कर सक रहे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर लिया। बेहतर अंदाज में बिल्कुल इसी कौम से, इसी नाजुक दौर से डॉक्टर अब्दुल कदीर भी निकले, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी निकले। इसी कौम से जो है वो ऑस्कर अवार्ड लेने वाले फिल्म मेकर भी निकले। इसी कौम से बहुत सारे मतलब इसी कौम ने ही जीता था ना वर्ल्ड कप जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमने जो है वो बहुत अरसे बाद
अब जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दी। आज हमारा बाबर आजम इसी से निकला है ना, तो वो जो जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी साकी, वो है, वो बात थोड़ा सा नम करने की है। बाकी लोगों में पोटेंशियल, यूथ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वही सारी दुनिया में जाकर काम करते हैं और सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। उनको यहाँ पर अगर सिस्टम दे दिया जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। फखर अली साहब, मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें जरा कंट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि हमने अपनी पॉजिटिविटी भी, हमने ठीक है वो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसका जिक्र किया। जो अच्छा, एक चीज मैं मेंशन कर दूं फखर भाई के हवाले से, क्योंकि आप इनकी तरफ जा रही हैं। 2005 का ज़लज़ला आया था जी, उस जलजले के वक्त हमने देखा कि कौम कैसे मुत्तहिद हुई। मैं उस वक्त कैसे माइल हुआ कि चलो अपने कुछ दोस्तों को साथ मिलाकर कुछ डोनेशंस कलेक्ट करूं। फखर आलम साहब को मैंने देखा रात में टेलीविजन पर, वो ये बात कर रहे थे कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए। उस शख्स को मैंने देखा टेलीविजन पर और मैं उससे इंस्पायर हुआ कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी अपने कुछ दोस्तों को, तो मुझे पॉजिटिविटी इनमें नजर आई थी। फखर आलम साहब की मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सुधार न्यूज़ में थी, फखर आलम साहब हमारे साथ इसमें प्रोग्राम करते थे और मुझे वो फखर आलम साहब का चेहरा अभी मैं लिटरली मैं वो भूल नहीं सकती कि जब आपकी आंखें रेड हो रही होती थी और आप मुझे वहां के वाकयात बता रहे होते थे कि वहां पर किस तरह से माँ ने अपने बच्चे को मार दिया या वहां पे जो उस वक्त हालत थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, हमें इस रोल को एक्नॉलेज करना चाहिए कि फखर आलम साहब आपने एक हुजूम को कौम बनाया था और ये क्रेडिट आपका है। योर कमेंट सर। पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं तो खुद अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस कौम का हिस्सा हूं, और जिसको हम पाकिस्तानी कौम कहते हैं। और आप सारे लोग वहाँ, बिल्कुल आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की, दोनों भाइयों ने, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि इस कौम नाजुक दौर के बावजूद भी हमने बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजर के बड़े बड़े हीरे जो हैं वो तराशे हैं इतने मुश्किल हालात के अंदर, और तमाम ऑड्स टैग करने के बावजूद भी जो है हम हमेशा जो है ना वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं। सोचें कि यही सब कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स में, जिस तरह अगेन मैं टोटली एग्री करता हूं, अगर सिस्टम्स बन जाएं तो ये कितना ज़्यादा हमारा जो है वो प्रोग्रेस का जो सफ़र है वो कितनी तेज़ी से तय हो। बदकिस्मती से जो भी हमारे मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन यह कि मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बट आई एम ऑनर्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट नेशन। इट्स नॉट द अदर वे राउंड। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड बाय द फैक्ट कि मैं आप लोगों में से एक हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों की बात बिल्कुल वजह है कि हम बड़े ही जो है ना रिजिलियंट लोग हैं। हम रिजिलियंट कहते हैं ना, एक्चुअली रिजिलियंट हैं। बड़े मुश्किल हालात से गुजर के भी हम जो है ना बड़े बड़े काम और कारनामे अंजाम दे देते हैं। अब यह है कि नौजवान नस्ल से सिर्फ मेरी, या बल्कि सबसे नौजवान नस्ल से क्या हम सब वो है, देखिए हमारे पास मौके अभी सारे, आप लोगों ने क्या कमाल बातें, टूरिज्म का आप लोगों ने जिक्र कर दिया, वो कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल हम जानते हैं, टेक्सटाइल हम क्या करते हैं हम जानते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर 32 अरब डॉलर की लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसमें शिपिंग, ट्रकिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। यानी कि हर चीज के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। 60% हमारा यूथ हमारा एसेट है, इस पाकिस्तान का एसेट है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड पाकिस्तानी। तो उनको भी हमने वो अपॉर्चुनिटीज देनी है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ किस तरह से हम सेलिब्रेट कर, हमने वो भी आपसे शेयर किया। पाकिस्तान में किन किन मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, पाकिस्तान के अवाम किन मसाइल से दो चार है, वो भी जिक्र किया। लेकिन फिर अगेन कि सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। जिस तरह से पैनलिस्ट ने वो पॉजिटिविटीज उजागर की, उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत है। मैं अगर समर आपसे कहूँ कि पाकिस्तान 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में उसको डिफाइन कर दें, कैसे करेंगे? देखिए, पाकिस्तान को मैं डिफ़ाइन करूँगा, अभी पाकिस्तान इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इस कौम का बर्डन नहीं है, इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर कश्मीरी कौम का भी बोझ है, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ एक काम करना है, हमें मुआशी तौर पर ठीक होना है, रेलेवेंट होना है दुनिया के अंदर। अगर हम मुआशी तौर पर ठीक हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे दुनिया में, तो दुनिया कश्मीर पर हमारी बात सुनेगी। वरना हम जो मर्जी कर लें, वो कश्मीरी आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका कोई बंदा नौजवान शहीद होता है, उसे सबसे लाली परचम में लपेट के दफनाते हैं। वो खुद को एक आम पाकिस्तानी से ज़्यादा पाकिस्तानी समझते हैं। तो उनका बोझ भी हमारे ऊपर है, तो हमने उनको भी देखना है। ठीक है। अच्छा उवैस मंगलवाला साहब, अब मुझे जरा सियासतदानों के रोल पे भी बात करें, क्योंकि वैसे मैं पर्सनली ये भी समझती हूँ कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है ना। बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है, कुछ भी होता है बार-बार आना होता है हमारे पास, हम उनको कह सकते हैं, इसलिए हम उनको फौरन कह देते हैं। वही पंचिंग बैग नहीं होता, तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो पंचिंग बैग है। लेकिन फिर भी किस हद तक जिम्मेदार है इन चीज़ से? देखिए, जिम्मेदारी जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा है,
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बरियोज जिम्मा है, लेकिन बहुत सारे पिलर्स हैं। जब हम एक पिलर कहते हैं कि सियासतदान है, तो बाकी सारे पिलर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो तमाम इदारे जो दूसरे पिलर्स हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिशियंस, चूंकि उन्होंने हमारे पास आना होता है वोट लेने के लिए, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनना होता है, हम उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। वो बेचारे उन हमलों को सह नहीं पाते, कुछ सह पाते हैं और मामला तो उनके अजीब से हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वही तो ये कहते हैं कि हमने इस मुल्क को सही करना है, आप हमें वोट दें तो हम आपके मसाइल हल कर देंगे। तो जब आप दावा कर रहे हैं तो दावे के साथ आपको फिर वो जो ताबड़तोड़ हमले हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि बाकी और बहुत सारे इदारे हैं कि जो कि मुल्क की तरक्की या तनज़्ज़ुली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए सियासतदानों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बट यू कैन नॉट इग्नोर अदर्स आल्सो। उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती। फखरी आलम साहब, ये जिम्मेदारी आप किस पे आयद करेंगे और किससे हम उम्मीद लगाएं कि ये जो निजाम की हम बात कर रहे हैं कि निजाम बनना चाहिए, कौन बनाएगा निजाम? देखिए, निज़ाम बनाने वाले, बिल्कुल भाई ने सही बात की कि जो इसको क्लेम करते हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि अब वक्त आया है कि अवाम को थोड़ी अपने रहनुमाओं की रहनुमाई करनी पड़ेगी। इसको रिवर्स करना पड़ेगा, अवाम को अपने रहनुमाओं की रहनुमाई करनी पड़ेगी। अवाम को प्रेशर डालना पड़ेगा अपने रहनुमाओं के ऊपर कि आपस में बैठ के ऐसे मामलात को सही तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ ऑर्गेनाइज करें कि ये मामलात आगे चलें। हम अब इस तरह मज़ीद हम एक इतने डेलिकेट और एक इतने कंफ्यूज सिस्टम का हॉस्टेज नहीं बन सकते। तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की घड़ी को रोको ज़रा, तारीख़ के सफ़े पलटो ज़रा, किस खाकों खूं पे चलते हुए, किस आग के अंदर जलते हुए, जंजीर दुखों की तोड़ आए, आबाद घरों को छोड़ आए। ये कितने बरस का किस्सा है जो रूह बदन का हिस्सा है। ये पाकिस्तान तो कब से है, पर इसको फिर से सजाना है। आज जो भी यहां पे होता है अपना ही करना धरना है, अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है। इस देश के खाली खाके को फिर अपने लहू से भरना है। दुनिया के नए इस नक्शे पर एक बार हमें फिर उभरना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जब आप ये देखते हैं कि आपके कायदे आज़म ने हमें जो रूल्स दिए, जब उन्होंने कहा था कि मुझे एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट नज़र आती है, पाकिस्तान का जो विजन था उनका वो यही था कि पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। ये 3 अल्फाज जो हैं ये आपको डिफाइन कर देंगे कि आपने किस रुख पर जाना है, किस डायरेक्शन पे जाना है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच फखरी आलम साहब, समर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, वेस्ट बंगाल वाले साहब बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन कोशिश बातों को आगे भी लेकर चलें और इन बातों को सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं रख छोड़ें, इन बातों को दोहराते रहें और जिनकी जिम्मेदारी है उनको याद दिलाते रहें। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।